हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम फार्माकोलॉजी का कार्डियोवैस्कुलर रीनल ड्रग्स लेके आ रहे हैं। इसमें कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ये किसके ये विरुद्ध में काम करता है? तो यह हाइपरटेंशन के, जैसे अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, आपका बीपी हाई हो गया, हार्ट बीट ज़्यादा तेज चल रहा है, उसके लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कह रहा है जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो हाइपरटेंशन होता है। तो हाइपरटेंशन मेनली किस एज में होता है? तो ये इल्डर मतलब बुद्धों में ज्यादा होता है, मतलब विद द एज ऑफ 80। अब क्या कह रहा है कि ये क्यों होता है और ये इससे क्या हानि होती है? तो ये क्या होता है कि सब्सटेंट आर्टेरियल हाइपरटेंशन क्या करता है, डैमेज करता है ब्लड वेसल को, हार्ट को, ब्रेन को, जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ रीनल फेल्यूर, कोरोनरी डिजीज, हार्ट फेल्यूर, स्ट्रोक एंड डिमेंटिया। डिमेंटिया मतलब होता है यादाश्त ये कमजोर हो जाना। ठीक है, तो अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस होता है कि ये डायग्नोसिस कैसे होता है, उसका बार बार हम क्या कर देखेंगे, उसका बीपी को मेजर करेंगे। और क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एपिडेमियोलॉजिक स्टडी द रिस्क ऑफ डैमेज क्या है, कौन कौन सा मेनली ऑर्गन डैमेज होता है? तो किडनी, हार्ट और ब्रेन। जो क्या पे डिपेंड करता है? ब्लड प्रेशर पे। तो अगर ब्लड प्रेशर कितना रहेगा तो हाइपरटेंशन नॉर्मल माना जाएगा। तो अगर ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होगा, ऐसे ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, अगर उससे कम माना जाएगा तो हाइपरटेंशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और अगर 120 से 139, ये ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। अगर सिस्टोलिक में 20 इंक्रीज करता है और डायस्टोलिक में 10 इंक्रीज करता है। तो देखिए 120/80 है, 120 में 20 ऐड करेंगे मतलब 120 तो 139 के बीच में रहेगा, तो उसको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। डायस्टोलिक में मैंने क्या बोला, 10 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 80 to 89 के बीच में। अब देखिए आ गया हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन उसके बाद आता है, प्री हाइपरटेंशन के बाद हाइपरटेंशन आता है। तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 140/90। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होता है कि कितने ऐड होंगे, तो 1 ऐड हो मतलब 10 ऐड होंगे, तो कितने हो जाएंगे 140 to 159/90 to 99। स्टेज 2 में क्या होगा, ग्रेटर देन 160। तो क्या क्या ऐड करना है, 20 ऐड करना है, फिर 10, फिर 10। ठीक है, आपको समझ में आ गया? सॉरी, 20 और नीचे डायस्टोलिक में 10 और 10। ठीक है, अब बाकी जो बच गया वो सारे स्टेज 2 में ग्रेटर देन। अब ऑर्गन डैमेज का, ये ऑर्गन डैमेज जो होता है, कौन कौन सा ऑर्गन, किडनी, ब्रेन और हार्ट, ड्यू टू हाइपरटेंशन का रिस्क कितना और कब बढ़ता है? तो क्या कह रहा है, ऐसे तो नॉर्मल होता है 120/80, लेकिन जब ऊपर 135/85 हो जाए, मतलब ऊपर इंक्रीज कितना हुआ है 15 और नीचे इंक्रीज हुआ है 5, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटर रिस्क हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ज्यादा रिस्क हो जाएगा। लेकिन वही 155/95, मतलब 135 में कितना ऐड हुआ 20 और 85 में कितना ऐड हुआ 10, तो कितना रिस्क बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स रिस्क बढ़ जाएगा। और फिर 20 ऐड कर दीजिए तो 175/105, तो इससे 8 टाइम्स रिस्क बढ़ जाएगा। आप स्टार्टिंग वाला याद रखिए, उसके बाद सब में 20/10 और 20/10 ऐड कर दीजिए। आपको याद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर भूल भी गए हैं, अगर आपको फर्स्ट वाला याद है कि 2 टाइम्स किससे होता है, तो 135/85, तो उसमें ऊपर वाले में 20 ऐड कीजिए, नीचे वाले में 10 ऐड कीजिए, इससे 4 टाइम्स हो जाएगा और जितना आएगा उसमें फिर 20 और 10। आपको ये से ईजी होगा। ऊपर भी ये देखा, क्या कह रहा है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज रिस्क doubles with the increment of 20/10 mm Hg throughout the BP range। कहे ना 20/10 का रेंज चलता है। अब क्या कह रहा है, the systolic and diastolic hypertension are associated with end organ damage, so called isolated systolic hypertension। और ये क्या होता है, वेनिजन नहीं होता है। ठीक है, और ये मेनली किस में ज्यादा रिस्क होते हैं, तो अफ्रीकन इंडियन में होता है। और किस में कम होते हैं, तो प्री मेनोपॉजल वुमेन में कम होता है।
अब पॉजिटिव रिस्क फैक्टर, इसका मतलब कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसके कारण ये हाइपरटेंशन बढ़ता है? तो स्मोकिंग, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, और क्या है, डिसलिपिडेमिया, डायबिटीज, ये सब के कारण क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, हाइपरटेंशन बढ़ता है। कौन कौन सा? स्मोकिंग, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, डिसलिपिडिया और डायबिटीज। याद हो गया? ठीक है, फिर से एक बार कौन सा? तो रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, डिस्लिपिडिया एंड ओबेसिटी। आपको याद हो गया होगा? ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, डायग्नोसिस डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ बीपी नॉट ऑन द सिम्टम्स। मतलब जैसे सिम्टम्स होता है ना हाइपरटेंशन का, हम उस पर क्या करते हैं, डिपेंड नहीं होता है। क्या पे डिपेंड होता है? तो एलिवेशन इन बीपी, ना कि पेशेंट के सिम्टम। वो सिम्टम किसी और डिजीज के भी हो सकते हैं, इसलिए हाइपरटेंशन सिम्टम पे डिपेंड नहीं करता है। क्या पे डिपेंड करता है? तो बीपी पे डिपेंड करता है। हाइपरटेंशन यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, मतलब हाइपरटेंशन के मेनली क्या होते हैं, सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है, जब तक कि वो ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट ना कर दे। अब क्या कह रहा है, इटियोलॉजी, कारण क्या है? तो स्पेसिफिक कॉज ऑफ हाइपरटेंशन कैन बी स्टेब्लिश्ड इन ओनली 10 to 15%। मतलब इसका स्पेसिफिक कॉज मेनली पता नहीं है, सिर्फ 10 to 15% में पता चला है। ये दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को एडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी होते हैं। इसमें क्या है, पेशेंट को स्पेसिफिक कॉज नहीं पता है। क्या नहीं पता है? स्पेसिफिक कॉज नहीं पता है प्राइमरी में। और सेकेंडरी में क्या है, स्पेसिफिक कॉज पता होता है, जैसे कि रीनल आर्टरी कंस्ट्रिक्शन, कोरेक्शन ऑफ एरोटा, क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा, कसिंग सिंड्रोम, प्राइमरी अल्डो एक्सटेरियोनिज्म। अब बीपी हम कैसे मेजर करते हैं? तो कार्डिक आउटपुट इनटू पेरिफेरल, क्या, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को। ये 3 साइट पे मेनली होता है। कहाँ पे? आर्टेरियोल पे, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स पे और हार्ट पे ये बीपी नापा जाता है। ये मेनली, ये मतलब कैसा, सिर्फ हम हमारे पे डिपेंड करता है? नहीं, ये जेनेटिक फैक्टर भी है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण भी होता है, एनवायरनमेंट के कारण भी होता है और डाइटरी फैक्टर के कारण भी होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हम ये जो हम ये पढ़ेंगे हाइपरटेंशन, ये दो तरह से पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल भी और नॉन फार्माकोलॉजिकल भी। जैसे कि डाइटरी फैक्टर के कारण क्या क्या होता है, कैसे होता है, जब हम ज़्यादा साल्ट इनटेक करते हैं तो क्या होता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है। या पोटेशियम हम कम लेते हैं तो भी बढ़ जाता है। अगर कैल्शियम का इनटेक कम हो जाता है तो भी हो जाता है। तो ये सब पे डिपेंड करता है, फार्माकोलॉजिक भी और नॉन फार्माकोलॉजिक भी। अब क्या कह रहा है, एनाटोमिक साइट फॉर ऑफ बीपी कंट्रोल। बीपी कंट्रोल कौन कौन सा करता है? तो पहला क्या है, तो रेजिस्टेंस आर्टेरियोल्स, वो पीवीआर था ना, तो वही सबसे पहले रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है, कैपेसिटेंस वेन्यूल्स, आर्टेरियोल्स का रेजिस्टेंस, तो वेन्यूल्स तो उल्टा है तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। तीसरा क्या है, पंप इनपुट हर्ट। ठीक है, क्या है तीसरा, पंप इनपुट हर्ट। चौथा क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ किडनी। अब कैसे वॉल्यूम ऑफ किडनी? तो वॉल्यूम ऑफ किडनी क्या करता है, सिक्रिएट करता है रेनिन, रेनिन के कारण एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन के कारण एल्डोस्टेरोन, और जो किडनी को डैमेज करता है। तो इस तरह से काम करता है। कौन कौन सा? रेजिस्टेंस आर्टेरियोल, कैपेसिटेंस वेन्यूल, पंप इनपुट हर्ट और वॉल्यूम किडनी। अब इंडोथेलिन क्या होता है, इंडोथेलिन 1 कंस्ट्रिक्ट एंड नो डायलेट्स ब्लड वेसल। नो नहीं है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO। इंडोथेलिन 1 क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड प्रेशर को, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, डायलेट करता है। अब मैकेनिज्म कैसे होता है, तो पहला पोस्टूरल रिफ्लेक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर बैठे जब हम खड़ा होते हैं तो हमारा बीपी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है, responsible for rapid moment-to-moment adjustment in BP, such as transition from reading to upright position. Baroreceptor activation inhibit central sympathetic discharge. A decrease with stress result decrease in baroreceptor activity. जब हम स्ट्रेसनिंग को डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, बैरोरिसेप्टर का एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। अब क्या कह रहा है, रीनल रिस्पॉन्स के कारण भी बीपी डिक्रीज करता है। कैसे? बाय कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर
किडनी इन प्राइमरी क्या है, बाय कंट्रोलिंग ब्लड वॉल्यूम किडनी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल। अगर ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे तो बीपी कंट्रोल होगा। अगर रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इंट्रा रीनल रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्लड फ्लो, जिसके कारण इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट, जिसके कारण क्या होगा, साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिसके कारण बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि डिक्रीज प्रेशर इन रीनल आर्ट्रियोल एज वेल एज सिंपैथेटिक न्यूरल एक्टिविटी, इसके कारण भी क्या होगा, हमारा बीपी डिक्रीज होगा। अब क्या कह रहा है, स्टिमुलेशन प्रोडक्शन ऑफ रेनिन, क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ रेनिन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, जब एंजियोटेंसिन 2 बढ़ेगा उसके कारण क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्स्ट्रिक्शन होगा किसका, रीनल वेसल का। उसके बाद क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ अल्दोस्टेरियोन होगा, और क्या होगा, जिसके कारण सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और इंट्रावेस्कुलर ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अब वैसोप्रेसिन का क्या काम है, ये कहाँ से सेक्रिएट होता है, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रिएट होता है, और ये क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ बीपी थ्रू वाटर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब 4 तरह का होता है जो कंट्रोल करता है फार्माकोलॉजिकली। डायरेटिक्स, ये क्या करता है, बीपी को डिक्रीज करता है, कैसे, तो सोडियम को डिप्रीट करके और ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करके। सिंपैथोप्लेजिक एजेंट क्या करता है, डिक्रीज करता है बीपी, कैसे, तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को ये रिडक्शन करके। इसमें क्या होगा, हमारा कार्डिक फंक्शन नॉर्मल रहेगा, इनहिबिट करेगा, और वो क्या करेगा, वेनस पोलिंग को भी इंक्रीज करेगा। लेकिन डायरेक्ट वैसो डायलेटर क्या करता है, ये भी डिक्रीज करता है, लेकिन कैसे, तो मसल को रिलैक्स करके। और भी 2 हैं जो एंजियोटेंसिन से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकली हम कैसे हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो जो भी हमारा ब्लड कैरी किया जाता है आ, हमारे पूरे बॉडी में वेसल्स के द्वारा, उसको कहते हैं ब्लड, सॉरी उसको, सबसे पहले ये कह रहा है कि आर्टरीज क्या होता है। आर्टरीज क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो आर्टरी के वॉल में क्या फोर्स अप्लाई होता है उसको मेजर किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर, ईच टाइम द हार्ट बीट्स इट पंप आउट ब्लड इनटू द आर्टरी, जब हार्ट बीट करता है तो क्या करता है, हमारा ब्लड आर्टरी के थ्रू जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर पता चलता है। इसलिए ब्लड प्रेशर का मैंने क्या बताया था, कार्डिक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अब ऊपर में क्या होता है, सिस्टेलिक होता है, नीचे में क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक होता है 120 या डायस्टोलिक होता है 80। ठीक है, अब ये बीपी हम मेजर करने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, एक चेयर पे बैठाएंगे, उसका जो हैंड है वो एल्बो के नीचे होना चाहिए, एल्बो लेवल पे होना चाहिए, और उस समय वो पेशेंट है उसको वो उनको डाउन टॉक करना चाहिए, और जो कप होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, और पेशेंट क्या है, सीटेड होने चाहिए। अब बता रहा है क्लासिफिकेशन, जो हाइपरटेंशन के क्लासिफिकेशन, तो हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन अभी मैंने थोड़ा देर पढ़ा था। ये नॉर्मल भी होता है, प्री हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन का 2 स्टेज होता है, 1 स्टेज और 2 स्टेज। अब याद कीजिए मैंने क्या कहा था, 20 सिस्टोलिक में 20 ऐड करना है, डायस्टोलिक में 10 ऐड करना है। तो नॉर्मल हम ब्लड प्रेशर क्या जानते हैं, 120/80, तो उससे कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अब आ गया प्री हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन से पहले, तो ये क्या कीजिए, तो उसमें 20 ऐड कर दीजिए सिस्टोलिक में, तो 120/39, और डायस्टोलिक में 10 ऐड कर दीजिए तो 80/89। ठीक है, 80 to 89 ये हो गया प्री हाइपरटेंशन का। अब हाइपरटेंशन का स्टेज 1 और स्टेज 2, तो स्टेज 1 में फिर ऐड कर दीजिए, 39 पहुंचे थे ना, तो 40 to 59, और इधर 10 ऐड कर दीजिए, 90 to 99। ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अब क्या कर रहा है, 2 तरह का हाइपरटेंशन होता है, इसेंशियल और नन, और इसेंशियल को हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें जो कॉज होता है ना वो अननोन होता है, और जो 90 ये कितना में होता है, 90% केसेस में होता है। और सेकेंडरी होता है लेस देन 10% केसेस में होता है,
और ये मेनली क्यों होता है, तो ये किडनी हार्ट फेलियर के कारण होता है, ठीक है, और रेनोवैस्कुलर डिजीज के कारण होता है। इसके अदर कॉज और क्या क्या है, तो ड्रग्स के कारण होता है, स्ट्रीट ड्रग्स के कारण होता है, नेचुरल प्रोडक्ट, फूड और इंडस्ट्रियल केमिकल के कारण होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, कौन कौन सा कॉजेज है, तो पहला कॉज क्या है, किडनी डिजीज क्रोनिक, दूसरा कुशिंग सिंड्रोम, तीसरा कोएरेक्शन ऑफ एरोटा, चौथा ऑब्स्टेट्रिक स्लीप एपनिया, पांचवा पाराथायराइड, अच्छा था फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, कैंसर इन एड्रिनल ग्लैंड, फिर प्राइमरी अल्दोस्टेरोनिज्म, फिर रिनोवेस्कुलर डिजीज, थायराइड डिजीज, ये आ सकता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है, वही जो अदर फैक्टर पॉजिटिव फैक्टर जिसके कारण ये इंक्रीज करता है। तो पहला क्या है, हेरिडेटरी मतलब फैमिली का हिस्ट्री, दूसरा ज्यादा आप सोडियम इनटेक करेंगे तब भी आपका हाइपरटेंशन बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए जब आपको हाइपरटेंशन होता है तो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि ये साल्ट का इंटेक कम कर दीजिए। फिर आपका अगर वेट ज़्यादा है तो भी होगा, डायबिटीज मेलिटस पे भी होता है, ज़्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तब भी होता है, अगर लिपिड आप ज़्यादा लेते हैं तब भी आपका हाइपरटेंशन होता है, अगर आपका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी हो तब भी होता है, रेस पे डिपेंड करता है, जैसे अफ्रीकन इंडियन को ज़्यादा क्या होता है हाइपरटेंशन होता है देन इंडियन। अब क्या कह रहा है, एज, बुद्धों में ज़्यादा होता है, मेल में ज़्यादा होता है हाइपरटेंशन, तो जेंडर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी। अब कह रहा है कि हाइपरटेंशन और रेस, तो अफ्रीकन अमेरिकन को क्या होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं और सेंसिटिव होते हैं। कहा जाता है ना कि हाफ स्पून अगर आप टेबल सॉल्ट ज़्यादा लेंगे ना तो आपका ब्लड प्रेशर 5 mmHg बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अमेरिकन क्या है, अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार, हार्ट एसोसिएशन के अनुसार एक पर्सन को कितना लेना चाहिए सॉल्ट, तो डेली लिमिट होता है 1500 mg, कितना 1500 mg लेना चाहिए एक दिन में, ठीक है, 1500 mg लेना चाहिए एक दिन में, याद रखिएगा कितना लेना चाहिए, 1500 mg लेना चाहिए। टेकिंग फूड लेवल एंड मेनूस कैन हेल्प यू कैलकुलेट हाउ मच सोडियम यू कंज्यूमिंग, यहाँ पे बताया हुआ है कि आप कैसे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है, स्ट्रेस के कारण भी क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्प्रोरी होता है, ठीक है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट नहीं कहते हैं। अब हाइपरटेंशन वेट के कारण, जब आपका वेट ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आपके हार्ट का एक्टिविटी भी बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड लोड बढ़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओवर वेट हो जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ये फैटी फूड कम लेंगे, आपका ये क्या हो जाएगा, टेंशन ये क्या होने हो जाएगा, हाइपरटेंशन रेड्यूस होने लगेगा। कह रहा है वेट लॉस ऑफ जस्ट 10 पाउंड कैन मेक डिफरेंस इन, अगर आप सिर्फ 10 पाउंड वेट लॉस कीजिएगा तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हाइपर टेंशन एंड अल्कोहल, अल्कोहल पे भी बहुत डिपेंड करता है हमारा हाइपर टेंशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार मेन को 2 ड्रिंक से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए और वुमेन को 1 ड्रिंक से ज़्यादा। अब 1 ड्रिंक कहने का क्या मतलब है कि अगर बियर ले रहे हैं, अगर बियर ले रहे हैं तो आप 12 ounces लीजिए, और अगर आप वाइन ले रहे हैं तो 4 ounces लीजिए। याद रखिएगा, बियर 12 ounces और ये वाइन तो 4 ounces, ठीक है। और अगर वो आप स्पिरिट ले रहे हैं तो 1.5 ounces, अगर 80 वाले ले रहे हैं तो, और 100 प्रूफ वाले ले रहे हैं तो 1 ounces लीजिएगा। कैफीन, जैसे जैसे हम कैफीन लेते हैं हमारा क्या होता है, टेंशन बढ़ता है, और ये लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन कराता है। कैफीन कैसा करवाता है, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन होता है इसके कारण। प्रेगनेंसी के कारण हाइपरटेंशन होता है, तो क्या होता है, प्रीक्लैम्सिया होता है। प्रीक्लैम्सिया क्या है, इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन का लीकेज होने लगता है, और वो उसके कारण क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा दिखती है,
ये डेंजरस होता है बहुत बेबी और बच्चे के लिए। तो याद रखिएगा प्रीक्लैम्सिया। क्या? प्रीक्लैम्सिया। क्या कह रहा है? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर दैट डेवलप्ड इन प्रेगनेंसी। अब क्या कर रहा है? हाइपरटेंशन और मेडिसिन। हाइपरटेंशन सिर्फ ये फैक्टर पे नहीं, ये मेडिसिन लेने से भी होता है। कौन कौन से मेडिसिन? मेनली कॉमन कोल्ड और फ्लू वाले मेडिसिन। और कौन से? स्टेरॉयड, डाइट पिल्स, ब्लड कंट्रोल पिल्स, एनसिड, एंटी डिप्रेसेंट, ये सब लेने पर भी हमें क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। ठीक है। जब असली आते हैं वाइट कोथ हाइपरटेंशन, मतलब कि जब हम डॉक्टर्स को देखते हैं ना, कुछ कुछ लोग तो उनको एंजाइटी या नर्वसनेस से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाता है। सिम्टम्स मेनली ये हाइपरटेंशन एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब साइलेंट किलर होता है। और अगर बीपी हाई हो जाए तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स होंगे? तो ऐसे याद रखिएगा। फैद, एफ से फैटिग्यू, डी से डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ टॉलरेंस, डी से डिजीनेस, और उसके बाद पैड, पैल्पिटेशन, एंजाइना एंड डिप्सनिया। सबसे ज्यादा क्या होता है? फैटिग्यू होता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्यों होता है? तो हाई ब्लड प्रेशर इज द साइन दैट द हार्ट एंड ब्लड वेसल आर बीइंग ओवरवर्क्ड। मतलब यह हाई ब्लड प्रेशर आपको ये साइन देता है कि आपका जो हार्ट है ना, और जो आपका ब्लड प्रेशर है, वो जितना काम होना चाहिए उससे ज़्यादा वर्क कर रहा है, मतलब ओवर वर्क कर रहा है। अगर अनट्रीटेड तो क्या हो सकता है? या तो अल्थेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, या कोजिनेटिव हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है। और 75% में क्या होता है? हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी हो सकता है। अब आते हैं, देखिए ये है नॉर्मल, बीच वाला क्या है? तो नॉर्मल आर्टरीज और वेन है। देखिए नीचे वाला जब स्ट्रेस आता है तब, ऊपर वाला अल्थेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जब वो फैट का डिपोजिशन होने लगता है तब। इसके कारण भी होते हैं। अब ये मेन फैक्टर बताया है, क्या क्या बताया है? हार्ट अटैक बताया, हार्ट फेलियर बताया है, किडनी डिजीज बताया है, ब्लाइंडनेस और स्ट्रोक। इसके कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन के कारण ये होता है। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और क्या बताना है फार्माकोलॉजिकली हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं हाइपरटेंशन को। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छी तरह आपको समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।